हम लोगों ने टेबल बनाई थी जिसका नाम हमने रखा था एम्प्लॉय। और उस एम्प्लॉय टेबल के अंदर हम लोगों ने कुछ कॉलम्स बनाए थे और कुछ उसमें डेटा इंसर्ट किया था। अब मान लीजिए हमें ये ध्यान नहीं रहा कि हमने टेबल किस नाम से बनाई थी या उसमें कितने कॉलम्स थे हमारे। तो इसको चेक करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने जो यूज़र है रूट उसमें लॉगिन करेंगे। तो सर्च बार में जाइए और माई SQL कमांड लाइन एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। और आप अपना रूट यूज़र का जो पासवर्ड है वो आप अपना दे दीजिए। रूट यूज़र से हम लोग कनेक्ट हो जाते हैं। उसके बाद अब यहाँ पर जिस डेटाबेस के अंदर हमने अपना कल काम किया था, तो उस डेटाबेस को हम लोग पहले यूज़ करेंगे। यूज़, उसके बाद आपके डेटाबेस का नाम रखा था मैंने 2:30 PM। अब आपने यही रखा है तो आप भी यही लिखेंगे। आपने अगर नाम चेंज करा है अकॉर्डिंगली आप अपना लिखेंगे। एंटर कर दिया, डेटाबेस में आ गए। अब मुझे ये पता करना है कि ये जो डेटाबेस है 2:30 PM नाम से आपने बनाया है, इसमें नंबर ऑफ टेबल्स अब तक कितनी बनाई जा चुकी हैं। सो हमारे पास एक कमांड है, शो कमांड। शो कमांड के बाद टेबल्स लिखेंगे। और इससे क्या होगा, जो भी अभी आपका डेटाबेस है 2:30 PM, उसमें जितनी टेबल्स आपने अब तक बनाई हुई हैं उन सबके नाम की लिस्ट आ जाएगी। तो दो टेबल्स यहाँ पर हमें दिखाई दे रही हैं, पहला एम्प्लॉय टेबल और दूसरा स्टूडेंट टेबल। तो इससे हमें ये पता चल गया कि हमारे इस डेटाबेस के अंदर 2:30 PM वाले डेटाबेस के अंदर कितने टेबल्स हैं। अब मुझे ये जानना है कि जो आपकी ईएमपी टेबल है, इस ईएमपी टेबल का स्कीमा क्या है। स्कीमा का मतलब यहाँ पर स्ट्रक्चर से है, इसमें कितने कॉलम्स हैं, किस कॉलम का क्या डेटा टाइप आपने रखा है, मुझे ये जानना है। तो ऐसा करने के लिए डेस्क्राइब कमांड होती है। तो DESC साउंड इसका डेस्क्राइब होता है, लिखना होगा DESC। उसके बाद उस टेबल का नाम लिखेंगे जिस टेबल के स्ट्रक्चर को आप जानना चाहते हैं। तो हम एम्प्लॉय टेबल के स्ट्रक्चर को जानना चाहते हैं। टेबल का नाम लिख दिया मैंने एम्प्लॉय, सेमीकोलॉन, देन एंटर। अब यहाँ से हमें पता चल रहा है कि हमारी टेबल में एक फील्ड है, फील्ड को ही हम लोग कॉलम कहते हैं। एक फील्ड हमारा एम्प्लॉय आईडी। इस एम्प्लॉय आईडी फील्ड में जो हमारी वैल्यू आएगी उसका टाइप है इंटीजर। दैट मीन्स इसमें सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू आ सकती है बिना फ्रैक्शन के। दूसरा फील्ड हमारा है ई नेम। इसके अंदर हम टेक्स्ट डेटा लेकर आएंगे जिसमें मैक्सिमम लेंथ हमारी 10 हो सकती है। तीसरा कॉलम हमारा है सैलरी। इस सैलरी कॉलम में जो वैल्यू आएगी वो फ्लोटिंग यानी फ्रैक्शन के साथ आ सकती है। बाकी इस वाले कॉलम को देखो, इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, इस वाले को देखो। जब आप किसी कॉलम में वैल्यू को इंसर्ट नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली नल वैल्यू उसमें इंसर्ट हो जाती है। बाकी चीजें अभी हमने नहीं पढ़ी हैं तो इनको छोड़ देते हैं। अब मुझे ईएमपी टेबल में अब तक कितने रिकॉर्ड्स आ गए उनको देखना है। रिकॉर्ड्स को ही रोज कहते हैं। तो किसी भी टेबल से अगर आप रिकॉर्ड्स फैच करना चाहते हैं तो आपको ये बताना होता है कि आप किस कॉलम के रिकॉर्ड फैच करना चाहते हैं। जैसे आपके पास 3 कॉलम है, आप इस कॉलम के रिकॉर्ड फैच करना चाहते हैं या इस वाले के करना चाहते हैं या किन्हीं दो के करने हैं, तीनों के करने हैं। अगर आपको सबके करने हैं तो आप सेलेक्ट कमांड का यूज करते हैं और यहाँ पर बताते हैं कॉलम का सिलेक्शन। तो अब स्टार का मतलब हो गया ऑल कॉलम्स। मैं इन तीनों कॉलम के ही रिकॉर्ड देखना चाहता हूँ, ठीक है। तो स्टार का मतलब ऑल कॉलम्स होता है, ना कि ऑल रोज होता है, ठीक। तो अब उसके बाद यहाँ पर हमने लिखा
फ्रॉम टेबल का नाम हमारा है ईएमपी। तो इस तरह से लास्ट क्लास में हमने जो एक एम्प्लॉय टेबल बनाई थी, उसका इस तरह से हमारे पास एक स्ट्रक्चर तैयार था और उसमें हमने कुछ रिकॉर्ड्स अपने इंसर्ट यहाँ पर करे थे। अब आगे देखेंगे। इसमें एक रिकॉर्ड और इंसर्ट करते हैं, सो डैट जो आगे हम पढ़ेंगे उसको थोड़ा बेटर समझ पाए। इंसर्ट इनटू टेबल का नेम ईएमपी वैल्यूज, मान लो आईडी मैंने कर दी 105, नेम मान लीजिए मैंने विराट कर दिया, और सैलरी मान लो मैंने यहाँ पर कर दी 27,000। इंटेंशनली मैंने सेम सैलरी रखी है क्योंकि जो आगे हम अभी पढ़ेंगे उसमें ये हमारी हेल्प करेगा। उसके बाद एक रिकॉर्ड और इंसर्ट करेंगे जिसकी सैलरी हम मिसिंग रखेंगे। तो अगर हम किसी भी टेबल में कोई रिकॉर्ड इंसर्ट करना चाहते हैं और सारे कॉलम के लिए नहीं, कुछ कॉलम के लिए इंसर्ट करना चाहते हैं, तो इंसर्ट कमांड का जो सिंटैक्स होता है, ये हमारा टेबल का नेम, टेबल के नेम के बाद फिर आपको उन कॉलम्स के नाम बताने पड़ते हैं जिन कॉलम्स के लिए वैल्यू आप इंसर्ट करना चाहते हैं। तो मान लीजिए ई आईडी को इंसर्ट करना है और ई नेम को इंसर्ट करना है, देन वैल्यूज, उसके बाद फिर यहाँ पर ब्रैकेट में बताएंगे आईडी कॉलम की वैल्यू मान लो 106 और नेम कॉलम की वैल्यू। तो अब यहाँ पर आप देखो, इस इंसर्ट कमांड में हम सिर्फ दो ही कॉलम की वैल्यू इंसर्ट कर रहे हैं, आईडी की वैल्यू और नेम की वैल्यू। हम नहीं बता रहे सैलरी क्या आएगी। तो यहाँ पर आपने देखा कि किसी भी कॉलम को जब आप वैल्यू नहीं बताते हैं तो डिफॉल्ट वैल्यू क्या आती है, नल। इसीलिए यहाँ पर अब हमारा तीसरे कॉलम की डिफॉल्ट वैल्यू नल इंसर्ट हो जाएगी। फिर से देखेंगे तो ये इस तरह से हमारा आ जाएगा। समझा नहीं क्या कह रहे हो? एरर आएगी। जितने कॉलम आपने स्पेसिफाई करे हैं उतनी वैल्यूज उसी क्रम में डिफाइन करनी है, कम ज्यादा एरर आएगी। पहली वैल्यू आईडी को असाइन होगी, दूसरी वैल्यू नेम को। अगर आप पहले यहाँ ई नेम लिखेंगे और यहाँ ई आईडी लिखेंगे तो पहली वैल्यू नेम को असाइन होगी, दूसरी आईडी को होगी, और अगर वो कंपैटिबल नहीं हुई तो एरर आ जाएगी। ठीक है। अब लास्ट क्लास में जितना पढ़ाया था उतना ही अभी हमने पढ़ा है, इसमें कुछ भी नया हमने नहीं करा है। दो चीजें शायद हमने आज सीखी हैं। पहला, एक तो ये वाली छोटी सी कमांड, टेबल्स अगर देखनी है तो कैसे देखेंगे। ठीक है। और एक कमांड और देखी है, डेस्क्राइब। लास्ट क्लास में जितना पढ़ाया था मैंने उसके नोट्स आपको शेयर करे थे, अगर आपने देखे हो तो।
एक बार देख लेते हैं इसको। आज की क्लास के नाम से अपडेट भी कर देते हैं। अब यहाँ पर डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं, उसका सिंटैक्स हमारा था क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस का नेम। एग्जाम्पल था क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस का नाम था 2:30 PM। आप किसी भी नाम से बना सकते हैं। हाउ टू लिस्ट ऑल डेटाबेसेस, सारे डेटाबेसेस को कैसे देखें, उसके लिए शो डेटाबेसेस नाम की कमांड थी। शो डेटाबेसेस कमांड जो सिस्टम डिफाइंड डेटाबेसेस होते हैं उनको भी इंक्लूड करती है। हमने जो बनाए थे वो साथ में सिस्टम डिफाइंड भी। क्रिएट अगर करना चाहते हैं किसी टेबल को, तो क्रिएट टेबल, टेबल का नाम, किस नाम से कॉलम बनाएंगे वो, उसका डेटा टाइप, और भी चीजें हैं जो लिख सकते हैं, फिलहाल हम डेटा टाइप तक लिमिट होते हैं। कॉमा, दूसरे कॉलम का नाम, उसका डेटा टाइप, कॉमा। इस तरह से आप कितने भी कॉलम्स और डेटा टाइप अपने बना सकते हैं। ठीक है। उसके बाद अगर हम किसी भी टेबल में रो इंसर्ट करना चाहते हैं, तो इंसर्ट इनटू, टेबल का नेम, वैल्यूज, पहली कॉलम की वैल्यू, कॉमा दूसरे कॉलम की वैल्यू। तो जितने कॉलम टेबल में हैं सबकी वैल्यू उसी क्रम में आपको बतानी पड़ेगी। आप एक साथ मल्टीपल रिकॉर्ड इंसर्ट करना चाहते हैं तो पहली रो ये हो गई, कॉमा दूसरी रो ये हो गई। इस तरह से आप अपना मल्टीपल रिकॉर्ड इंसर्ट कर सकते हैं। एक बार इन्होंने बताया है कि विंडो 11 में बैकग्राउंड कलर चेंज करने के लिए कंट्रोल प्लस कॉमा ये कॉम्बिनेशन यूज करके कलर चेंज कर सकते हैं। तो आप अपने लेवल पर एक बार देख लेना। अगर हम इंसर्ट करना चाहते हैं किसी भी रो के लिए विद स्पेसिफिक कॉलम्स ओनली, सारे कॉलम इंसर्ट नहीं करने, कुछ कॉलम की वैल्यू इंसर्ट करनी है, तो इंसर्ट इनटू, टेबल का नेम, उन कॉलम्स के नाम जिन जिन कॉलम के लिए वैल्यू इंसर्ट करना चाहते हैं, वैल्यूज। फिर पहले कॉलम की वैल्यू ये मानी जाएगी, दूसरे कॉलम की वैल्यू ये मानी जाएगी, एंड सो ऑन सो ऑन। सिंटैक्स टू सेलेक्ट रिकॉर्ड, अगर हम रिकॉर्ड को सेलेक्ट करना चाहते हैं जिसमें कॉलम एक ही आएगा, सेलेक्ट कॉलम का नेम, फॉर एग्जांपल सेलेक्ट ईआईडी फ्रॉम ईएमपी। अगर आप एक से ज्यादा कॉलम सेलेक्ट करना चाहते हैं तो सेलेक्ट ईआईडी कॉमा ई नेम कॉमा एंड सो ऑन फ्रॉम टेबल का नेम। और अगर आप सारे कॉलम सेलेक्ट करना चाहते हैं तो स्टार सिंबल लगा सकते हैं। स्टार विल फैच ऑल कॉलम्स उसी ऑर्डर में जिस ऑर्डर में टेबल के अंदर बने थे। ठीक है। इस तरह से रिकॉर्ड सेलेक्ट करने का कॉन्सेप्ट हमारा आ जाता है। अब इसी में हम ऐड करेंगे थोड़ा आसा जो सीख लिया था, हाउ टू लिस्ट ऑल टेबल्स, शो टेबल्स। इस कमांड का यूज करके आप क्या कर सकते हैं, अपने करंटली सेलेक्टेड डेटाबेस की सारी टेबल्स देख सकते हैं। हाउ टू डिस्क्राइब स्ट्रक्चर ऑफ ए टेबल, टेबल का स्ट्रक्चर अगर मुझे डिस्क्राइब करना है तो उसके लिए DESC और टेबल का नाम। इस सिंटैक्स का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, टेबल के स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब कर सकते हैं। अब सेलेक्ट कमांड को थोड़ा सा और हम लोग बेटर मैनर में प्रैक्टिस करेंगे आज। अब मान लीजिए ये सब करते करते हमारी टेबल यहाँ पर आ गई। अब हम क्या चाहते हैं,
अब हम ये चाहते हैं कि इस टेबल के सारे रिकॉर्ड हमें सैलरी के डिसेंडिंग ऑर्डर में दिखाओ। हमें सबसे पहले वो रिकॉर्ड देखना है जो ज्यादा सैलरी ले रहा है, फिर उससे कम वाला, फिर उससे कम वाला, फिर उससे कम वाला, एंड सो ऑन सो ऑन। तो अगर हम सारे रिकॉर्ड्स को अपने ऑर्डर के अकॉर्डिंग देखना चाहते हैं तो लिखेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नेम, उसके बाद एक क्लॉज होती है जिसका नाम है ऑर्डर बाई। ऑर्डर बाई क्लॉज का काम होता है आपके रोज को क्रम लगाना। अब किसके अकॉर्डिंग क्रम लगाएं? आईडी के हिसाब से लगाएं कि नेम के हिसाब से लगाएं कि सैलरी के हिसाब से लगाएं? तो ऑर्डर बाई के बाद आपको उस कॉलम का नाम बताना है जिस कॉलम के हिसाब से आपको अपनी रोज का क्रम लगवाना है। हमने कहा सैलरी के हिसाब से लगा दो। अब उसके बाद आप बताएंगे सैलरी के असेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से लगाएं कि डिसेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से लगाएं। हमने कहा डिसेंडिंग, तो यहां लिखेंगे DESC। DESC कीवर्ड दो तरह से यूज हो रहा है। पहला, DESC का साउंड डेस्क्राइब है अगर आप उसे टेबल के स्ट्रक्चर के लिए यूज करते हैं। DESC का साउंड डिसेंडिंग है अगर आप उसे ऑर्डर बाई के साथ यूज करते हैं। ठीक है, तो ऐसे कई कीवर्ड हैं जो कई सारे मीनिंग यहां पर रखते हैं। ऑर्डर बाई, ई सेल, डिसेंडिंग। अब अगर हम मैनुअली देखें तो सबसे ज्यादा सैलरी मेरे वाले डेटा के हिसाब से ये है 60,000। तो जो रिजल्ट आएगा सबसे पहले उसमें ये वाली रो आएगी, मतलब पूरी रो ही आएगी। ऐसा नहीं है कि रो ये वाली आ जाए और सैलरी सब ये वाली आ जाए, पूरी की पूरी ऑर्डर में आएगी हमारी। ये आ गया 60,000। फिर अब सेकंड नंबर पे कौन सी आएगी? ये वाली 103 सचिन और 52,000। फिर तीसरे पे कौन सी आएगी? 32 वाली। तो शायद आपको समझ आ गया होगा कि मैंने क्यों डुप्लीकेट सैलरी इंसर्ट करवाई थी, क्योंकि अब लड़ाई होगी कि भाई ये भी 27,000 है और ये भी 27,000 है, दोनों ही हमारा यहाँ पर पॉसिबिलिटी है आने की। तो कौन से वाली रो अब यहाँ पर आएगी? तो अगर आप जिस कॉलम के अकॉर्डिंग सॉर्टिंग कर रहे हैं, अगर वहां पर डुप्लीकेसी आती है तो बाय डिफॉल्ट जो रो पहले इंसर्ट हुई थी उसको पहले दिखाया जाएगा और जो बाद में आई थी उसको फिर बाद में दिखाया जाएगा। तो अब यहाँ पर जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ वो किन दो रो के बीच में हुआ? एक ये वाली और एक ये वाली। अब इन दोनों में टेबल में पहले कौन इंसर्ट हुई थी? तो ये वाली हुई थी। तो रिजल्ट में इसको पहले मौका मिलेगा देखने का। ठीक है, उसके बाद ये वाली रो आएगी। नल पर कोई प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ऑपरेशन का इफेक्ट नहीं पड़ता। नल इन सारे ऑपरेशन के बाद भी नल ही रहता है। लेकिन नल को जब हम क्रम देते हैं तो सबसे लीस्ट वैल्यू इसको कहा जाता है, सबसे छोटी वैल्यू नल कही जाती है ना। तो इस तरह से सबसे लास्ट जो रिकॉर्ड आएगा वो नल वाला आपका आएगा। अब इसको एंटर करेंगे। 60, 52, 32, अब देखो 27 यहाँ भी था यहाँ भी था, तो पहले जो आया था ये, इसलिए ये वाला हमारा यहाँ पर आ रहा है। अगर आप ये चाहते हैं कि सर जिसकी सैलरी सेम है तो उसका ना नेम यूज करो, उसका नेम। तो अब कैसे लिखेंगे कमांड? यहाँ लिखेंगे ऑर्डर बाई ई सेल डिसेंडिंग, उसके बाद ई नेम और इसका असेंडिंग। इसका मतलब है पहले प्रायोरिटी
सैलरी कॉलम को दो। अगर सैलरी कॉलम से किसी रो का क्रम डिसाइड हो जाता है तो इसको इग्नोर करो। अगर सैलरी कॉलम में कॉन्फ्लिक्ट आता है, अगर यहां कॉन्फ्लिक्ट आता है, तो सिर्फ उन रोज के लिए जिनमें कॉन्फ्लिक्ट आया है उनके लिए ये वाला ऑर्डर यूज कर लेना। मतलब नेम का असेंडिंग ऑर्डर यूज कर लेना। तो अब यहां देखो कॉन्फ्लिक्ट कहां कहां आया था। एक था ये और एक था हमारा ये। ठीक। तो अब इन दोनों में अगर आपसे कहा जाए कि असेंडिंग ऑर्डर में नेम में एक में सोनू है और एक में विराट है, तो अल्फाबेटिकली पहले कौन आता है, एस आता है या वी आता है? एस, यानी कि सेम रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अगर मैं कहूं नहीं, नेम का भी डिसेंडिंग ऑर्डर कर दो, तो अब इन दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो नेम के डिसेंडिंग ऑर्डर में उन रोज पर काम होगा। तो आई गेस विराट वाली रो हमारी पहले आनी चाहिए। कॉमा, ई नेम, डिसेंडिंग। ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, हम अपना मल्टीपल ऑर्डर डिफाइन कर सकते हैं। और सर मान लो किसी का नेम भी सेम होता तो तीसरा ऑर्डर दे दो, और सर वो भी सेम होता तो लास्ट में वही ऑप्शन है जो पहले आया है, फिर पहले वो नजर आएगा। ठीक है। अच्छा, ये जो मैं यहाँ पर ऑर्डर चेंज कर रहा हूँ, क्या ये ऑर्डर चेंज परमानेंट टेबल में हो गया होगा? कल अगर हम देखेंगे चलाकर तो चेंज आएगा? नहीं। ये रिजल्ट सिर्फ हमारा जो सेलेक्ट कमांड से प्रोड्यूस हुआ है उसके लिए वैलिड है। एक्चुअल टेबल जैसी थी वैसी रहेगी। ऑर्डर बाई से टेबल में परमानेंट रोज का ऑर्डर चेंज नहीं होता है। सिर्फ पर्टिकुलर रिजल्ट के लिए आपने क्या करा, अपना ऑर्डर चेंज कराया है। ठीक है। नल ऑर्डर में सबसे छोटा माना जाता है। अब अगर आपसे कहा जाए कि मैं इस डेटा को नेम के अल्फाबेटिकल ऑर्डर में देखना चाहता हूं, तो ऑर्डर बाई के बाद क्या लिखेंगे यहां पर, ई नेम और असेंडिंग ऑर्डर। तो अब मैनुअली अगर हम देखें तो सबसे पहले रिकॉर्ड कौन सा वाला आना चाहिए फिर इसमें? अल्फाबेटिकली सबसे पहले कौन आएगा नेम? डी, धोनी आएगा। फिर उसके बाद, ठीक है, तो ए बी सी डी के हिसाब से आप अपने रिजल्ट को देख लेंगे। ऑन तो है ही, कोई एक सॉकेट चलता है बस इसका, बाकी नहीं चलते। एक ही चलेगा। नहीं लगाना है तो एक बार मुझे तो आगे लगा दूंगा मैं। आगे। चलो, तो अब ऑर्डर बाई का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है कैसे हमारा ये काम करेगा। अब मान लो मुझे इस बार क्या करना है, अपनी टेबल के अंदर अभी तो चलो 6 ही रिकॉर्ड है,
मान लो यहाँ पे 6,000 या 6 लाख रिकॉर्ड होते, और मुझे बस क्या देखना है, एक अंदाजा देखना है कि टेबल में किस तरह का डेटा है। तो मैं चाहता हूँ शुरू के 2 रिकॉर्ड दिखा दो, उससे एक अंदाजा हो जाएगा क्या चल रहा है। तो अगर मैं किसी भी टेबल के सारे रिकॉर्ड को सेलेक्ट ना करके बस शुरू के 2 रिकॉर्ड सेलेक्ट करना चाहता हूँ, या शुरू के एन रिकॉर्ड सेलेक्ट करना चाहता हूँ, तो ऐसा करने के लिए हमारे पास एक और कीवर्ड होता है, लिमिट कीवर्ड। लिमिट कीवर्ड क्या करेगा? लिमिट कीवर्ड आपकी रोज को लिमिट कर देगा। कितनी? आप यहां पर एक संख्या बताएंगे उतनी। तो इसका मतलब है अब हमारा शुरू की 2 रोज आएंगी। कौन सी दो? शुरू की रोज जो टेबल बनाई थी उस समय जब इंसर्ट हुई थी, उस समय शुरू में जो 2 रो इंसर्ट हो गई होंगी वो आपकी आ जाएंगी। ठीक है। तो जनरली ये हमारा एक काइंड ऑफ आइडिया लेने के लिए डेवलपर्स यूज करते हैं, समझने के लिए कि क्या हमारा चल रहा है। जब आपका बहुत सारी रोज होती हैं और सबको मैं देखूं तो बहुत ज्यादा पेज हमारा स्क्रॉल हो जाता है, समझने में दिक्कत ज्यादा होती है। तो आप इस तरीके का यूज करके एक अंदाजा ले सकते हैं रिगार्डिंग योर डेटा। अब मान लो मुझे क्या करना है, शुरू की जो 2 रोज हैं उनको स्किप करना है, उसके बाद की 3 देखनी है। तो शुरू की 2 रोज स्किप कर दो, बाद की 3 हमें देखनी है। तो पहले क्या करते हैं, ओवरऑल टेबल का डेटा पहले मैं देख लेता हूं एक बार। ये है। अब मुझसे कहा जा रहा है सर ये 2 रोज नहीं देखनी है, इसके बाद की 3 देखनी है, ऐसे करके। तो यहां लिखेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम लिमिट टू स्पेस ऑफसेट, जितनी देखनी है वो संख्या, और शुरू से कितनी छोड़नी है, ऑफसेट। ऑफसेट का मतलब हो गया काइंड ऑफ स्किप। स्किप फ्रॉम स्टार्ट, स्टार्टिंग से कितनी स्किप करनी होती है उसको टेक्निकल टर्म में यहाँ पर ऑफसेट कहा जाता है। ठीक है। तो शुरू की 2 स्किप करने के बाद आगे की 3 आपको रिजल्ट में दिखेंगी। तो ये 2 स्किप हो गई हमारी, और उसके बाद की 3 हमारी ये आ गई। अब अगर मैं आपको एक टास्क दूं, सर इस टेबल में टॉप 2 एम्प्लॉय का रिकॉर्ड दिखाओ, जितना पढ़ाया गया है उतने का यूज करके। इस टेबल से टॉप टू कौन है? एक ये है, और एक आपका ये है। ये 2 आने चाहिए। कैसे आएंगे? देखो कैसे आएंगे। हम्म, हाँ, टेबल में और भी रिकॉर्ड इंसर्ट कर दूं, उससे फर्क ना पड़े। मेरी कमांड टॉप 2 जो एम्प्लॉयज है बेस्ड ऑन सैलरी, तो टॉप किसके हिसाब से? सैलरी के हिसाब से लाकर हमें दे दे। आपका इंस्टॉल नहीं है अभी? डाउनलोड भी नहीं करा अभी? अब लास्ट क्लास आई भी नहीं थी शायद। क्या कर रहे हो? लिमिट 3 ऑफसेट 2, लिमिट देखो ना आपने, मैंने क्या लिखा आपने क्या लिखा, लिमिट तो आपने लिखा ही नहीं है। आते हैं उधर तक अभी। टेबल कहाँ है तुम्हारी? हाँ भाई। तो तुम्हें कैसे पता कि हमेशा यही टॉप 2 रहेगी? ये कमांड आज की क्लास के लिए सही है। जितना पढ़ाया गया है उतने से करना है। ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं ना अभी। हाई स्कूल में कहाँ पढ़ाया है अभी?
तो जो पढ़ाया है स्कूल में उतना इस्तेमाल करो, बाकी का आप कर रहे हो, चलो अपने लेवल पर कर सकते हो। थोड़ा साइलेंट रहो क्लास में। अभी 4 बच्चे और आ जाएंगे तो मुझे ढूंढना पड़ेगा किसको बाहर करना है। नहीं, अब इस वाली कमांड में समस्या ये है कि मान लो इसमें शुरू का कोई रिकॉर्ड डिलीट हो गया, तो क्या ये कमांड उस समय काम कर जाएगी? स्पेसिफिक होकर आपने अभी के लिए जो था वो लिख दिया, शायद सही आंसर है अभी के लिए। लेकिन अगर मैं शुरू की एक रिकॉर्ड डिलीट कर दूं यहां से, तो अब क्या ये कमांड सही आंसर ला के दे सकती है? ऐसा कोई तरीका निकालो कि चाहे कोई आए कोई जाए, मेरा कमांड यही है, जब चलेगी तो सेम आंसर लेकर आएगी। कोशिश करो। हाँ ये सही है। ये भी सही है। पासवर्ड भूल गए तो फिलहाल तो सॉल्यूशन यही है, अनइंस्टॉल ही करना पड़ेगा। अनइंस्टॉल के बाद तो नया पासवर्ड दे ही सकते हैं, जो देना चाहो पहली बार पूछेगा वो आपसे। नहीं, अब जो मैंने आपको टास्क दिया था करने के लिए, इसमें हमें क्या सोचना होगा कि टॉप 2 रिकॉर्ड बेस्ड ऑन सैलरी हमारे आने चाहिए। तो अब यहां पर सबसे पहले क्या करते हैं, हम टॉप 2 को डिस्कस नहीं करते। सबसे पहले हम अपने सारे रिकॉर्ड को डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा देते हैं। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर हम लगाएंगे तो यहां पर लिखेंगे ऑर्डर बाई ई सेल डिसेंडिंग। ऐसा करने से क्या हुआ, ऐसा करने से हमारी टेबल के सारे रिकॉर्ड बड़े से छोटे क्रम में सैलरी के हिसाब से आ गए। अब अगर मैं इस रिजल्ट में से शुरू की 2 रिकॉर्ड्स को लिमिट कर दूं, तो शायद ये मेरे क्वेश्चन का आंसर होगा। तो हम क्या करेंगे, हम इसमें आगे लगा देंगे लिमिट 2। तो पहले टेबल के रिकॉर्ड को सैलरी के डिसेंडिंग ऑर्डर में रख लिया, और फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में जब डेटा आएगा तो ऑब्वियसली शुरू की जो 2 रोज होंगी वो हाईएस्ट सैलरी वाली होंगी हमारी, और लिमिट 2 मैंने यहां पर कर दिया। तो इस तरह से अब कल को सैलरी चाहे किसी की कम हो ज्यादा हो, कोई आ जाए कोई चला जाए, हमें खास फर्क नहीं पड़ेगा, इस कमांड से काम हमारा होता रहेगा। जब हम एक बार में, अगर देखो तो ऑर्डर बाई भी लगा रहे हैं और उसके बाद लिमिट भी लगा रहे हैं, तो क्या ऐसा कर सकते थे इसको यहां रख दें और इसको यहां रख दें? क्रम, किस क्रम में
वर्ड्स को लिखना है कमांड्स के अंदर, वो एक सिंटैक्स के अकॉर्डिंग होता है, अपनी मर्जी के हिसाब से नहीं होता है कि सर ईएमपी को यहाँ रख देते हैं, लिमिट को यहाँ लगा देते हैं, इसको यहाँ लगा देते हैं। ऐसे नहीं होता है, क्योंकि ऐसा तो यहाँ भी नहीं होता है। इंग्लिश में मैं लिखा ही इज ए गुड पर्सन, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि पर्सन को यहाँ लगा देते हैं, ये को यहाँ लगा देते हैं। तभी सेंस आता है जब आप इसकी ग्रामर जानते हो। इसी तरह से अगर आपसे कहा जाए कि जब हम ऑर्डर बाई और लिमिट दोनों को लगाएंगे, तो क्या इनका क्रम मैटर करेगा कि पहले ऑर्डर बाई लगाना है या लिमिट लगाना है? तो हमने कहा लगाकर चेक कर लेते हैं। मैंने क्या करा, पहले लिमिट लगाया, लिमिट टू। उसके बाद फिर लिखा मैंने यहां पर ऑर्डर बाई ई सेल और डिसेंडिंग। अच्छा सोचो, मान लो ये चल गया, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं चल गया, तो इसका मतलब पहले क्या करा होगा इसने, ओरिजिनल टेबल में एज इट इज दो रिकॉर्ड पहले पकड़ लिए होंगे। ओरिजिनल टेबल के दो रिकॉर्ड ये रहे। अब इसमें डिसेंडिंग लगाएंगे तो क्या ये मेरा वो सही रिजल्ट दे रहा है कमांड? चलो, तो लॉजिकली तो ये रिजल्ट सही देगा नहीं। अब रह गई बात सिंटैक्टिकली कि कर भी सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, है ना? देख लेते हैं। एरर, यानी कि रूल कहता है कि जब आप ऑर्डर बाई और लिमिट को लगाएंगे तो पहले ऑर्डर बाई आएगा, उसके बाद फिर आपका लिमिट। ठीक है। अब मान लीजिए इस बार सिनेरियो ये है, मुझे सबके रिकॉर्ड नहीं देखने हैं। एक काम करते हैं, इस सिलेक्शन को फटाफट लिख लेते हैं। क्या था हमारा इसमें, टू फैच रिकॉर्ड्स इन यूजिंग ऑर्डर बाई। सिंटैक्स हो गया हमारा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नेम, ऑर्डर बाई कॉलम, कॉलम का असेंडिंग या डिसेंडिंग। अगर मैंने कॉलम का असेंडिंग डिसेंडिंग नहीं बताया तो डिफॉल्ट इज असेंडिंग। क्या मतलब है इसका? मैंने बस इतना लिखकर छोड़ दिया, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी ऑर्डर बाई ई सेल, बताया ही नहीं आगे असेंडिंग की डिसेंडिंग, तो एरर नहीं आएगी। डिफॉल्ट इज असेंडिंग। और नल को सबसे लीस्ट वैल्यू माना जाता है। फर्स्ट एन रिकॉर्ड्स आपको फैच करने हैं। तो अगर हम के रिकॉर्ड्स को स्किप करना चाहते हैं, के मतलब 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। एन रिकॉर्ड्स देखना चाहते हैं, 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है हमारा। अगर हम सेलेक्ट कमांड में ऑर्डर बाई और लिमिट दोनों को कंबाइन करना चाहते हैं,
पहले ऑर्डर बाई आएगा, उसके बाद फिर लिमिट आएगा। अब बात करते हैं, मुझे यहाँ पर सारे रिकॉर्ड को फैच नहीं करना है। इमेजिन करो, मान लो हमने कोई एम्प्लॉय मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर बना रखा है, सामने हमारे एक यूजर इंटरफेस है, इसमें हम किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉय को देखना चाहते हैं कि नहीं। तो हमने एक टेक्स्ट फील्ड बनाया, एंटर एम्प्लॉय आईडी, और यहाँ पर एक बटन लगाया सर्च। अब मैंने लिखा यहाँ पर मान लो 105, बटन पे क्लिक करा। तो मैं चाहता हूँ जब हम ऐसा बनाना सीख जाएं, तो बिहाइंड द सीन क्या होना चाहिए, हम बटन के क्लिक पर एक सेलेक्ट कमांड चलाएंगे, और वो सेलेक्ट कमांड इस टेबल से सिर्फ उस रिकॉर्ड को ढूंढ के लेकर आए जिसकी आईडी की वैल्यू क्या है, 105। सारे रिकॉर्ड देखने की जरूरत नहीं है, और अगर ना मिले तो मना कर दे कि भी है ही नहीं यहाँ पर। तो जनरली जब आप रिजल्ट देखते हो तो कुछ ऐसा ही होता है, एंटर रोल नंबर, और रोल नंबर पे अपना रिजल्ट देख ले, तो मिल गया तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो फिर एरर आएगी। ऐसा नहीं है सबका दिखा देंगे, कॉन्फिडेंशियल डेटा है, सबका क्यों दिखाएंगे, है ना। तो अगर हम टेबल से किसी स्पेसिफिक रो को फैच करना चाहते हैं, तो सेलेक्ट कमांड के साथ वेयर क्लॉज का यूज करते हैं। वेयर मतलब जहां, हमें वो रिकॉर्ड फैच करके लाओ जहां पर, वेयर। अब वेयर के आगे हम क्या लगाते हैं, अपनी एक कंडीशन लगाते हैं। ऑब्वियसली ये जो कंडीशन यहां पर हम लिखेंगे, ये हम अपने किसी एग्जिस्टिंग कॉलम के बिहाफ पर लिखेंगे। जैसे आप ऐसे कह सकते हो, उसका रिकॉर्ड लेके आओ जिसका नेम गोनी है। तो मतलब मैं नेम कॉलम के बारे में सोच रहा हूं। उसका रिकॉर्ड लेके आओ जिसकी आईडी 105 है, मतलब मैं आईडी के ऊपर कंडीशन लगाने की कोशिश कर रहा हूं। तो अब मैं आपको अलग अलग सिनेरियो पे करके दिखाता हूं। तो मान लीजिए आपसे कहा गया कि यहां पर आप आईडी के बेस पर लेकर आओ, जिसकी आईडी 101 है उसका डेटा लेके आओ। तो वेयर ई आई डी इज इक्वल टू 101। जो लोग सी, जावा, पाइथन बैकग्राउंड से आए हुए हैं, ऑलरेडी बताया था, दोबारा फिर बता रहे हैं। एक्स इक्वल टू 10, एक्स डबल इक्वल टू 10। सी, जावा, पाइथन में इसका मतलब है 10 असाइन होना एक्स में, असाइन। और इसका काम है कंपेयर करना। एसक्यूएल के अंदर एक ही बात है, ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, इसी से कंपेयर होता है, इसी से साइन होता है। पहचान कैसे होती है, अगर वेयर के साथ इक्वल साइन का यूज करेंगे तो ये कंपेयर करता है, और अगर हम सेट कीवर्ड होता है एक, सेट कीवर्ड के साथ इक्वल साइन का यूज करते हैं तो ये असाइन करने वाला काम करता है। तो डबल इक्वल जैसा कोई सिंबल यहां पर नहीं होता है। ठीक है। अब जब हम इसको एंटर करेंगे तो हमारा एसक्यूएल इंजन हर रो को जाके मैच करेगा। यहाँ पे चेक करेगा क्या 101 आईडी है, नहीं। फिर यहाँ जाएगा, 101 है, मिल गई। आगे जाएगा, कहीं नहीं है, बस एक ही रो मैच हुई है हमारी, तो एक रो लाकर हमें दे देगा। बस हमें क्या लिखेगा, बटन के क्लिक पर एक कमांड कैसे चलेगी, ये लिखना और आना चाहिए। तो जब आप एक लैंग्वेज पढ़ लेंगे, जावा, पाइथन, सी, पीएचपी, तो बटन के क्लिक पे काम करना सीख जाओगे। अब मान लीजिए आपसे कहा जाए कि
क्या हमेशा इक्वल कंपैरिजन पे एक ही रिकॉर्ड मैच होगा, या ऐसा भी हो सकता है कि इक्वल कंपैरिजन पे एक से ज्यादा रिकॉर्ड मैच हो जाएं? हो सकते हैं। ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि आप किस कॉलम पर कंडीशन लगा रहे हो। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि भाई मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर सैलरी पे लगाना है या मुझे नेम पे लगाना है, तो दो लोगों के नेम सेम हो सकते हैं? क्यों नहीं हो सकते हैं? ठीक है। अच्छा, मान लो मैंने यहाँ पे कर दिया 109, तो क्या जरूरी है कि इक्वल कंपैरिजन पे एक रिकॉर्ड मैच होगा ही होगा? इस बार तो कुछ मैच होगा ही नहीं, माना हो जाएगी एम्प्टी सेट। ठीक है। चलो, अब मान लो आपसे कहा जाए कि मुझे क्या करना है, मुझे सारे रिकॉर्ड देखने हैं, लेकिन 101 वाले का रिकॉर्ड नहीं देखना है, बाकी सारे देखने हैं। तो अब कंडीशन क्या लगेगी? वेयर आईडी इज नॉट इक्वल टू 101। वो सारे रिकॉर्ड ले आओ जिसकी आईडी 101 नहीं है। तो नॉट इक्वल के दो साइन होते हैं। पहला एक्सक्लेमेशन, इक्वल, नॉट इक्वल। तो जहां जहां पर आईडी 101 नहीं है, यहां नहीं है, यहां नहीं है, यहां, सारे ले आओ। और दूसरा साइन जो ज्यादा रिकमेंड किया जाता है, वही हमें यूज करना चाहिए, एंगल ब्रैकेट का पेयर। दोनों को ही क्या बोलते हैं? नॉट इक्वल कहते हैं। आप इसको और इसको नॉट इक्वल के लिए यूज कर सकते हैं। नॉट इक्वल। ठीक है। चलो, अब मैं लिखा वेयर ई सेल इक्वल टू 27,000, मतलब इक्वल कंपैरिजन पे एक से ज्यादा रिकॉर्ड आते हैं। तो इसका मतलब ये होगा इक्वल कंपैरिजन पर जीरो रिकॉर्ड भी आ सकते हैं, कोई मैच ही नहीं हुआ। और एक हो गया तो एक आ गए, दो हो गए तो दो आ गए। डिपेंड करेगा ना आप कौन सा कॉलम लेके चल रहे हो। आईडी में शायद चांस नहीं बनेगा, बट नेम, सैलरी, डिपार्टमेंट, जेंडर, ये तो हमारे कई बार आ सकते हैं ना एक ही कॉलम में। ठीक। अब देखो, हमें इक्वल कंपैरिजन और नॉट इक्वल कंपैरिजन करना आ गया, लेकिन ये अभी पूरी तरह से नहीं आया है। क्योंकि अभी मैं आपसे एक काम कहूंगा करने के लिए, आप करेंगे तो शायद ना हो पाए। शायद मुझे वो रिकॉर्ड्स लाकर दिखाओ जिनकी सैलरी नल है। दिखाओ जिसकी सैलरी नल है। जैसे जिसकी सैलरी 27,000 है, वो उसका रिकॉर्ड आ गया। ऐसे ही मुझे देखना है कितने एम्प्लॉय ऐसे हैं जो फ्री में काम कर रहे हैं, अभी ले नहीं रहे सैलरी। लगाओ कमेंट, रिकॉर्ड्स ऑफ एम्प्लॉयज जहां पर सैलरी नल है। हाँ, कल दोबारा बना के देखा था सारा खर्चा कि नहीं? बताए थे एक्सपोर्ट टेक्स्ट करके। दोबारा करा था।
आगे नल। ठीक है, अब चला के देखो। बाद में लगा दो, डैश डैश करके। आया किसी का? जहां पर सैलरी नल है वो हमें कंपेयर करके लाना है। तो देखो, जिन्होंने पहले से कुछ पढ़ रखा है उनका हो गया होगा, और जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनका नहीं होगा, लेकिन वो सही कर रहे होंगे, फिर भी नहीं होगा। तो आप देखो क्या इसमें ट्रिक है, उसको देखो। तो अभी आपको बताया गया कि अगर किसी कॉलम की वैल्यू का इक्वल कंपैरिजन करके रिकॉर्ड फैच करना है तो हम इक्वल कंपैरिजन करते हैं। तो मैंने यही सोचते हुए लिख दिया, वेयर ई सेल इज इक्वल टू नल। अब किसी के दिमाग में आया कि नल ऐसे लिखूं कि नल ऐसे लिखूं कि नल ऐसे लिखूं। तो मैंने बताया था एसक्यूएल केस सेंसिटिव नहीं है, कोई सा नल लगा दो सारे चलेंगे, चलना होगा तो। ये मैटर नहीं करेगा कि लोअर केस में लिख रहे हो कि अपर केस में लिख रहे हो। लेकिन आप अपनी नजरों के अकॉर्डिंग काम करो। देख के आपको कैप्स में नजर आ रहा है तो आप कैप्स में लिख लो। देखते हैं चलता है कि चलता है तो अच्छी बात है। मना कर रहा है, कह रहा है कि किसी के सेल नल है ही नहीं। अब पॉइंट क्या है उसको समझिए। पॉइंट ये है कि ये इक्वल वैल्यू के लिए होता है, इज इक्वल नल के लिए होता है। नल को कंपेयर करने के लिए इस का यूज होता है, ना कि इस इक्वल का। तो यहां पर क्या लिखेंगे? सैलरी इज नल। ठीक है। अब जो हम पढ़ रहे हैं उसमें एक टॉपिक को हमें इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। जो आप इक्वल, नॉट इक्वल या इज ये लगा रहे हो, इनको एसक्यूएल की टर्मिनोलॉजी में ऑपरेटर्स कहा जाता है। तो ये क्या है? हमारे एसक्यूएल के ऑपरेटर्स। तो इज एक कमांड का नाम नहीं है। एसक्यूएल की टर्मिनोलॉजी में कमांड उसे कहते हैं जहां से हम लिखना शुरू करते हैं, ये कमांड है। और आपने क्या कर लिखा? अपडेट कमांड, ड्रॉप कमांड, इंसर्ट कमांड, शो कमांड, डिस्क्राइब कमांड। जहां से आप शुरू करते हो लिखना उसको कमांड कहा जाता है। ठीक है। अब अगर आपसे कहा जाए कि ये सब हमारे ऑपरेटर्स हैं, तो अब क्वेश्चन क्या बनेगा? क्वेश्चन बनेगा कि इक्वल ऑपरेटर और इज ऑपरेटर में क्या डिफरेंस है। आंसर क्या है? दोनों ही हमारा वैल्यू को मैच कराते हैं। इक्वल नॉन नल वैल्यूज या नॉन मिसिंग वैल्यू को मैच कराता है, और इज स्पेसिफिकली नल वैल्यू को मैच करने के लिए बनाया गया है। अब इसका अपोजिट, मुझे वो सारे एम्प्लॉयज का रिकॉर्ड देखना है जिनकी सैलरी मिसिंग नहीं है। जिनकी सैलरी मिसिंग है वो देख लिया। अब वो दिखाओ जिनकी सैलरी मिसिंग नहीं है। तो अब यहां पर हम इज, अब मन में आएगा सर ने ऐसे बोला था या सर ने ऐसे बोला था। तो ये तब चलता है जब आपके पास नॉट नल वैल्यूज हो। अगर नल वैल्यू है तो इज नॉट लगाते हैं। तो इज नॉट, इज नॉट एक ऑपरेटर हो गया जो नल को हमारा नॉट इक्वल कंपैरिजन के लिए यूज किया जाता है। एक हो गया दिस वन, एक हो गया दिस वन। तो ये नॉट इक्वल है फॉर वैल्यूज, और इज नॉट भी नॉट इक्वल है फॉर नल। ठीक है।
चलो, अब मैंने पढ़ाया तो नहीं है, लेकिन अपना कॉमन सेंस यूज करके आप कर सकते हो। मुझे क्या करना है, वो रिकॉर्ड्स फैच करने हैं जिनकी सैलरी 50,000 या उससे ज्यादा है। वो एम्प्लॉयज देखने हैं जो 50,000 या उससे ज्यादा सैलरी ले रहे हैं। उन एम्प्लॉयज की सैलरी या उन एम्प्लॉयज के रिकॉर्ड देखने हैं जिनकी सैलरी हमारा 50,000 से ज्यादा है। हम्म। अगर आपके डेटा में ये वाली वैल्यूज नहीं है जो मेरे बोर्ड पर देख रही हैं, तो आप अपने हिसाब से अपनी वैल्यू के हिसाब से कोई वैल्यू अज्यूम कर लीजिए। मैंने इसीलिए कहा था आपको लास्ट क्लास में कि कोशिश करो कि जो मैं टेबल बना रहा हूँ उसके नाम, वैल्यू जो लिख रहा हूँ वो नाम थोड़ा सेम रख के चलो, सो डेट जब मैं क्लास में कुछ कहूंगा करने के लिए तो आपको बेटर समझ में आएगा। अभी आपका अगर टेबल का डेटा थोड़ा अलग है, वैल्यू अलग है, तो आप अपने हिसाब से कोई वैल्यू अपने ऐसे सोच लें। ठीक है। तो अब इस काम को करने के लिए हम ग्रेटर देन ऑपरेटर का यूज करेंगे, है ना। ग्रेटर देन ऑपरेटर जो होता है उसका इस्तेमाल करेंगे। तो कुछ इस तरह से हमारा ये लिखा जाएगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी वेयर ई सेल ग्रेटर देन 50,000। अच्छा, अगर मान लो मैं यहाँ पर अपने वाले डेटा में 50 की जगह 60 कर दूं, तो कोई रिकॉर्ड मैच होगा या नहीं? ये वाला मैच होगा कि नहीं? क्योंकि हम कौन से कंडीशन लगा रहे हैं, ग्रेटर देन, इक्वल वाली नहीं है। तो इसका मतलब ये रिकॉर्ड मैच आपका नहीं होना चाहिए, एम्प्टी सेट रिजल्ट आना चाहिए। अगर मैं चाहता हूं कि सर ग्रेटर के साथ इक्वल भी मैच हो, तो एक और ऑपरेटर होता है ग्रेटर देन और इक्वल। तो अब जहां जहां पे सैलरी ग्रेटर है इस वैल्यू से या इस वैल्यू के बराबर है, वो सारे मैच माने जाएंगे। तो इसी तरह से अब एक और आप अपने आप ही समझ गए होंगे, लेस देन। लेस देन इक्वल टू। चलो अब एक इंटरेस्टिंग ऑपरेटर देखते हैं। मुझे क्या करना है, वो सारे एम्प्लॉयज का डेटा देखना है जिनका नाम एस लेटर से शुरू होता है। आगे संजय है, सोनू है, सचिन है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। एस लेटर शुरू हो रहा है, उसके बाद कुछ भी लिखा हो उनके नाम में, मुझे वो चाहिए। कैसे करोगे? तो अब हमारे पास एक ऑपरेटर है वेयर ई नेम लाइक ऑपरेटर। लाइक, तो लाइक ऑपरेटर क्या करता है, किसी भी कॉलम पर एग्जैक्ट मैच ना कराकर किसी से शुरू होने वाला, किसी से खत्म होने वाला, या किसी के बीच में कुछ आ रहा है, इस तरह के कंपैरिजन पे मैचिंग कराने वाला काम करता है, शुरू में, लास्ट में, बीच में। अगर ऐसा कुछ कंपैरिजन करना है तो आप क्या करते हैं, लाइक ऑपरेटर का यूज करते हैं। लाइक ऑपरेटर का, अच्छा वैसे लाइक माने क्या होता है? लाइक के बहुत सारे मतलब बताए इन्होंने। एक फेसबुक पर लाइक, पोस्ट पर लाइक करते हो तो वो पसंद हो गया। ठीक है।
लाइक का दूसरा मीनिंग क्या होता है जो उन्होंने बताया, सिमिलर या इसकी तरह, लाइक दिस, है ना, एक सेंटेंस में कभी यूज करता हूँ लाइक दिस, तो इसकी तरह। तो अब हाँ, यहाँ लाइक माने सिमिलर। ठीक। तो वेयर ई नेम लाइक। अब लाइक ऑपरेटर ये कह रहा है कि मेरा जब आप इस्तेमाल करें तो मुझे जो वैल्यू बताएं वो स्ट्रिंग की फॉर्म में बताएं। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर कुछ सिंबल यूज होते हैं और वो सिंबल स्ट्रिंग की फॉर्म में ही एक्सेप्ट हो सकते हैं। हमने कहा चलो वेयर ई नेम लाइक। अब मैंने इसके अंदर लिखा एस। अब इसका मतलब है कि लाइक में जो मैं वैल्यू बता रहा हूं उसका पहला लेटर एस होना चाहिए। आगे क्या होना चाहिए मुझे बताना पड़ेगा। तो मैं लिखा यहाँ पर परसेंटेज। परसेंटेज साइन लाइक ऑपरेटर के साथ जब यूज होता है तो ये हमारा 0 to n करेक्टर्स को मैच करता है। 0 to n करेक्टर्स, दैट मीन्स ई नेम कॉलम किसकी तरह होना चाहिए, जहां पर पहला लेटर एस हो और उसके आगे कितने भी करेक्टर आते हो, 0 से n मतलब कितने भी आते हो, 3 आते हैं मैच हो गया, इसके आगे 1 2 3 4 5 आते हैं मैच हो गया, कोई फर्क नहीं है। ये लो। ये वाला ऑपरेटर ज्यादा यूज होता है जब सर्चिंग वगैरह कभी करते हैं आप कहीं तो। ठीक है। तो अब अगर आपसे कहा जाए कि इसी तरह से, हाँ, अगर मैं यहाँ पर परसेंटेज यू करूं तो वो सारे नाम आ जाएंगे जिनके लास्ट में यू आता है, भले ही शुरू के करेक्टर कुछ भी आते हो। ठीक है। सोनू मोनू चिंटू पिंटू बिट्टू किट्टू सब आ जाएंगे, है ना। चलो अब इतना सिखाने के बाद अगर मैं आपसे कहूं मुझे वो सारे एम्प्लॉय के रिकॉर्ड लेकर आओ जिनके नाम में आई लेटर आता है, शुरू में आए, बीच में आए, लास्ट में आए, कहीं भी आए, इससे फर्क नहीं पड़ता। अगर किसी भी एम्प्लॉय के नाम की स्पेलिंग में आई लेटर आता है तो मुझे वो चाहिए। लगाओ दिमाग, कैसे करोगे? कहीं भी आए, शुरू में आए तो, बीच में आए तो, लास्ट में आए तो, बस आई लेटर आना चाहिए कहीं भी। नहीं, ये सही नहीं है, इसमें प्रॉब्लम आएगी। उनका सही है। आप एक काम करो, अपने में एक ऐसा डेटा इंसर्ट करो जिसके बीच में आई लेटर आता है, फिर देखना क्या ये सिंटैक्स उसको मैच कर रहा है, करके देखो एक बार। यही सॉल्यूशन है, एक ही आएगा सबका। अपडेट कमांड से होगा। सही से अपडेट कमांड लिख रहे हैं, एक बार देख लेते हैं।
चलो, काफी लोगों ने कर लिया, काफी लोगों का रह गया। देखो भाई, तो अब यहां पर सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय नेम। अब अगर मैं आपसे कहूं कि मैंने यहाँ पर आई लिख दिया, तो अभी अगर मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूं तो ये पहला लेटर माना जाएगा। और इसका मतलब है कि वो सारे नेम जिसके नाम सिर्फ आई हो वो मैच होगा। हमने कहा सिर्फ आई नहीं होना चाहिए, आई कहीं भी आए। अब आई के बाद कितने भी करेक्टर आए, ना आए तो भी सही है, आ जाए तो कितने भी सही। तो क्या लगा दें यहाँ परसेंटेज। इसका मतलब है आई के बाद कितने भी करेक्टर आ सकते हैं, ना भी आए तो भी चलेगा, क्योंकि परसेंट का मतलब होता है 0 से n करेक्टर। अगर मैं आई से पहले भी यही लगा दूं तो इसका मतलब ये हो गया आई से पहले भी कितने करेक्टर आ सकते हैं और ना आए तो भी चलेगा। अब सोचो, ये वाला जो हमारा रिकॉर्ड है, इसमें आई के पहले आई के बाद, सर इसमें तो आई नहीं है, ये रहा। आई से पहले कितने करेक्टर हैं, 4। आई के बाद कितने हैं, 1, कोई बात नहीं चलेगा। यहां पर आई से पहले कितने करेक्टर हैं हमारे, 4, सही है, परसेंटेज में 4 आते हैं। आई के बाद कितने करेक्टर है, 0, कोई बात नहीं, परसेंटेज में 0 भी आता है। तो इस तरह से अगर किसी का नाम शुरू आई से हो रहा है तो भी सही है, खत्म हो रहा है तो भी सही है, बीच में आ रहा है तो भी सही है। यहाँ पर देखो ये है, यहाँ पर ये है, ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर है। सो दिस इज योर लाइक ऑपरेटर। ठीक है। अब मुझे वो सारे रिकॉर्ड फैच करने हैं जो हमारा सैलरी लेते हैं 20,000 से लेकर और 50,000 की रेंज में। 20,000 भी शामिल हो और 50,000 वाला भी शामिल हो। 20,000, 21,000, 20,500, 21,500, 21,500 सब आने चाहिए उसमें। 20,000 से शुरू करो 50,000 तक, इस रेंज में किसी की भी सैलरी आती है तो उसका डेटा मुझे चाहिए, 50,000 तक। तो अब अगर आप एक रेंज में किसी कॉलम के अंदर, जैसे कॉलम का नाम है ई सैलरी, वेयर ई सेल, अगर किसी कॉलम में एक रेंज के अंदर आप वैल्यूज को मैच कराना चाहते हैं तो उसके लिए बिटवीन ऑपरेटर का यूज होता है। बिटवीन ऑपरेटर काम होता है किसी भी एक कॉलम में एक रेंज के अंदर अगर कोई वैल्यू आ रही है तो उसको आपका मैच कराना, और जितनी मैच होंगी सेलेक्ट कमांड से वो सारी रोज रिजल्ट में आ जाएंगे। लेकिन बिटवीन को लिखने का सिंटैक्स है, बिटवीन पहली वैल्यू स्टार्ट वैल्यू, आपने कहा 20,000। अब दूसरी वैल्यू कैसे लिखेंगे, कॉमा लगा के नहीं लिखेंगे, उसके लिए एंड कीवर्ड आता है, एंड दूसरी वैल्यू 50,000। अब अगर किसी की सैलरी 20,000 होगी तो भी मैच होगी और किसी की 50,000 होगी तो भी मैच होगी, तो दोनों इंक्लूसिव है, ठीक है। इतने एम्प्लॉयज हैं जिनकी सैलरी है। उससे भी कर सकते हो। ये भी सही, ये भी कर सकते हो। चलो, अब मान लीजिए आपसे कहा जाए कि इस बार मुझे क्या करना है, मुझे 3 एम्प्लॉय का डेटा देखना है, 100, 101 और 102, इन तीनों का डेटा देखना है। और
जिसका मिल जाए ले आना, जिसका ना मिले कोई बात नहीं। तो क्या ऐसा सही होगा कहना कि बिटवीन 100 एंड 102? क्योंकि अगर मैं ऐसा करूंगा और मान लीजिए किसी की आईडी 101.5 हो गई, तो वो भी तो आ जाएगी इसमें। भले ही आईडी ऐसी होती नहीं है, लेकिन ये उसको भी तो इंक्लूड कर ही लेगा। मुझे एग्जैक्ट इन्हीं तीनों वैल्यू को ही मैच करना है, इनके बीच में आने वाली कोई नहीं, एग्जैक्ट इन्हीं को मैच करना है। ठीक है, या चलो और अच्छा कर देते हैं। मुझे सोनू मोनू के रिकॉर्ड चाहिए। अगर किसी एम्प्लॉय का नाम सोनू है या मोनू है, तो मुझे चाहिए रिजल्ट में। क्या लिखोगे? तो यहां पर एक आता है हमारा वेयर ई नेम। अगर किसी एक कॉलम में रेंज की बजाय एग्जैक्ट उस कॉलम की वैल्यू मैच करानी है, एग्जैक्ट वैल्यू ना कि रेंज, तो इन ऑपरेटर का यूज होता है। इन क्या करता है? किसी कॉलम की एग्जैक्ट वैल्यू को मैच करता है, रेंज लगा के नहीं। बिटवीन क्या करता है? किसी कॉलम की वैल्यू को रेंज में चेक करता है हमारा। इन इन के आगे ब्रैकेट लगाएंगे, वो वैल्यूज जो मैच कराना चाहते हो, सोनू, मोनू और चिंटू। अब चिंटू नहीं है कोई बात नहीं, सोनू मोनू है तो उनके रिकॉर्ड आ जाएंगे। तो इन ऑपरेटर किसी कॉलम में एग्जैक्ट वैल्यू को सर्च करने के लिए यूज होता है। बिटवीन किसी कॉलम में हमारी वैल्यूज को रेंज में सर्च करने के लिए यूज होता है। ये जितने भी ऑपरेटर्स हमने अभी यहां पर देखे हैं, इन सारे ऑपरेटर्स को अगर हम नाम देना चाहें तो इसको हम नाम देंगे कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर्स, ये सब कंपैरिजन ऑपरेटर्स थे। तो कंपैरिजन ऑपरेटर में हमने पढ़ा इक्वल, है ना?
लाइक ऑपरेटर में मैंने आपको एक सिंबल तो पढ़ा दिया था, परसेंटेज वाला, जो 0 to n करेक्टर मैच करता है। एक और सिंबल होता है लाइक में अंडरस्कोर, जो हमारा सिंगल करेक्टर को मैच करता है। क्या है उसको देखते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी वेयर ई नेम लाइक अंडरस्कोर 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 आई, या अंडरस्कोर आई परसेंटेज, ये ज्यादा अच्छा है। अब बताओ इस पैटर्न का क्या मीनिंग हो गया। आई के बाद कितने भी करेक्टर ना भी आए तो भी चलेगा, लेकिन आई के पहले एग्जैक्ट कितना करेक्टर आना चाहिए, एक। तो अब आई से पहले एग्जैक्ट एक करेक्टर वाला एक ही है, बाकी ना ये मैच होगा, ना ये मैच होगा, ना ये मैच होगा। तो इसका मतलब है कि जो हमारा लाइक ऑपरेटर है, ये हमारा मैच करता है स्टार्ट्स विद, एंड्स विद, और आपका कंटेन्स जैसे स्टाइल का यूज करते हुए। ठीक है। ये हमारे जो भी हमने ऑपरेटर कंप्लीट करे हैं, इनको हम बोलते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर। अब इमेजिन करिए, सिनेरियो हमारा क्या है। सिनेरियो ये है कि आपसे कहा जा रहा है कि वो सारे रिकॉर्ड लाकर दीजिए जिनके नाम में आई लेटर आता हो, एज वेल एज सैलरी 50,000 से ज्यादा हो। ध्यान से सुनेंगे। वो रिकॉर्ड फैच करिए जिनके नाम में आई लेटर आता हो। हमने कहा पहले इतना लिख लेते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी वेयर ई नेम लाइक, और परसेंटेज आई परसेंटेज। ये हो गई एक बात। अब दूसरी शर्त भी लगाई जा रही है कि एक तो ये बात होनी चाहिए, साथ ही साथ दूसरी बात ये भी होनी चाहिए कि अब जो रिकॉर्ड आए उनकी सैलरी 50,000 से ज्यादा भी होनी चाहिए। जैसे अभी देखूं तो ये मैच हो गया 52,000, ये मैच हो गया 60,000, ये मैच हो गया 27,000, ये मैच हो गया नल। लेकिन मुझे सब नहीं चाहिए, मुझे ये प्लस दूसरी कंडीशन भी है 50,000 से ज्यादा, वो चाहिए। अब इसका मतलब दो अलग अलग हमें कॉलम पर कंडीशन लगानी है। तो एक कंडीशन तो लगा दी मैंने नेम पर। अब वेयर कह रहा है कि अगर आप मेरे साथ एक से ज्यादा कंडीशन लगाएंगे, जितनी चाहे उतनी लगा सकते हो, मना नहीं है। तो इन दोनों कंडीशन को मिलाने के लिए आपको लॉजिकल ऑपरेटर एंड का यूज करना होगा या और का यूज करना होगा। वेयर कह रहा है कि अगर आप दो कंडीशन को मर्ज करने के लिए एंड का इस्तेमाल करते हैं तो ये मुझे ट्रू तब देता है जब दोनों कंडीशन ट्रू होती हैं, बोथ ट्रू, तब वेयर को हमारा फिल्टर करने का मौका मिलेगा। अगर आप दो कंडीशन को मर्ज करने में बीच में और लगाते हैं तो और वेयर को एनी ट्रू, कोई भी एक ट्रू हो जाए, चाहे पहली वाली चाहे दूसरी वाली, तो वेयर को फिल्टर करने का मौका मिल जाता है। तो अगर मैं दो कंडीशन लगा रहा हूं, पहली तो ये हो गई मेरी, वेयर के बाद की पहली कंडीशन ये हो गई, और दूसरी कंडीशन मान लो मैंने लिख ली ई सेल ग्रेटर देन 50,000। तो अब मैं चाहता हूं कि एक कंडीशन ये
और एक कंडीशन ये है, दोनों ही सेटिस्फाई होनी चाहिए, तब वेयर रिकॉर्ड फिल्टर कर पाए। तो ऐसा करने वाला कौन होगा? हमारा एंड। तो इनके बीच में कॉमन ही लगाना है, इनके बीच में लगाना है हमें एंड। एंड, ठीक है। तो एंड बिटवीन में भी लगता है, और एंड दो अलग अलग कंडीशन को कंबाइन करने के लिए भी लगता है, ठीक है। ये लो। तो अब से वो रिकॉर्ड आए जिनके नाम में आई आता है और जिनकी सैलरी 50,000 से ज्यादा है, ठीक है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि एक काम करो, या तो हमें वो रिकॉर्ड ला दो जिनकी सैलरी 50,000 से कम है, या फिर वो ला दो जिनके नाम में आई लेटर आता है। तो दोनों में से कोई भी एक बात ट्रू हो जाए, तो यहां पर और लगा दिया और यहां पर ये लेस कर दिया। ये क्यों आया? इसके नाम में तो आई आता नहीं है, क्योंकि इसमें ये कंडीशन ट्रू हो रही होगी। ये क्यों आया? क्योंकि इसमें भी ये कंडीशन ट्रू हो रही है। ये वाला क्यों आया? ये तो ये ट्रू नहीं हो रही है, 50,000 से तो ये ज्यादा है, इसमें ये वाली ट्रू हो रही होगी, इसलिए आया, है ना। तो दोनों में से कोई भी कंडीशन अगर ट्रू हो रही है तो आपका रिजल्ट फिल्टर कर दिया जाएगा। अब मुझे बताओ, मान लीजिए कोई कंपनी प्लेसमेंट के लिए आती है और वो ये कह रही है कि हमें वो बच्चे फिल्टर करने हैं जिनके 10th में 80% और 12th में 90% होंगे, वही हम आगे प्रोसेस करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो बताओ, जो दो कंडीशन है कि 10th में 80% होने चाहिए, 9th और 12th में 90% होने चाहिए, तो कोई भी एक बार ट्रू होने पर हमें सेलेक्ट किया जाएगा या दोनों बार ट्रू होने पर सेलेक्ट किया जाएगा? तो क्या लगाना पड़ेगा बीच में? एंड। अब दूसरी तरफ कंपनी आई और वो ये कह रही है कि हमें वो कैंडिडेट चाहिए जिन्होंने ग्रेजुएशन में बीए करा है, बीकॉम करा है या बीएससी करी है। तीनों में से कुछ भी कराओ, ये हमारे क्राइटेरिया में फिट हो रहे हैं। तो अब क्या लगाना पड़ेगा बीच में? और। तो इस तरह से ये हमारा लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं। तीसरा एक और लॉजिकल ऑपरेटर है जो क्या करता है, अगर मैं लिखा ई सेल इज ग्रेटर देन 50,000, और अगर मैं इस कंडीशन के पहले नॉट लगा दूं, तो यहां से जो निकल कर आया उसका उल्टा कर देगा, ठीक है। इसका मतलब जिसकी सैलरी 50,000 से ज्यादा है, पहले तो वो रिकॉर्ड आने थे, और अगर मैं अपनी कंडीशन के पहले नॉट लगा दूं तो कंडीशन अपोजिट हो जाती है। तो नॉट क्या करता है? किसी भी कंडीशन को अपोजिट कर देता है, ट्रू है तो फॉल्स बना देगा, फॉल्स है तो ट्रू बना देगा। तो ये जो हमारे ऑपरेटर होते हैं, इन ऑपरेटर्स को हम लोग बोलते हैं एसक्यूएल की टर्मिनोलॉजी में लॉजिकल ऑपरेटर्स। एंड ट्रू इफ both conditions are true, true if any condition is true, invert the result। ट्रू है तो फॉल्स कर देगा, फॉल्स है तो ट्रू कर देगा। अगर आप विंडो 11 चला रहे हैं तो विंडो 11 में यहाँ पर जो आपका टैब आ रहा है, उस टैब पर राइट क्लिक करेंगे, और राइट क्लिक करने के बाद उसमें एक ऑप्शन आएगा एक्सपोर्ट टेक्स्ट का, उस पर क्लिक करेंगे और जितना आज आपने लिखा है वो एक टेक्स्ट फाइल में सेव कर लेंगे। जो लोग विंडो 10 चला रहे हैं, कंट्रोल ए से सारा सेलेक्ट करेंगे, एंटर की हिट करेंगे, कॉपी हो जाएगा, और किसी नोटपैड फाइल में जितनी कमांड्स आपने आज सीखी हैं उनको अपना पेस्ट कर लें और आज की डेट के नाम से सेव कर लें। आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे। कल बाकी कमांड्स इसके आगे की प्रैक्टिस करेंगे।